सबसे पहले तो मैंने अपना और बच्चे को और हस्बैंड हम तीनों ये सोच रहे थे कि पहले सुसाइड ही कर लें, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन रहा। हर दिन बच्चे को इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग से हर दिन गुजरना पड़ता था, और जो इनको इंटरनल ब्लीडिंग में जो पीड़ा होती है ना, वो एक जानवर जैसे चिल्लाता है उस तरह से उसका दर्द सामने दिखता है। और जब 12-12 रात 15-15 रात जब सोते नहीं हैं, तब हमको लगता है, मैं माँ होकर 9 महीने अपने कोख में पालकर मैं भगवान से ही विनती करती हूँ, भगवान इसको मुक्ति दे दो, पर इस तरह उसको तड़पाओ नहीं। फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हम कहीं कर्म खराब किए हैं और इस तरह बच्चे को भगवान मुक्ति दे दो। मतलब एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चे के लिए जो माँ जीवन मांगती है, उस ऐसे बीमारी को देख के हमें मौत मांगना होता है। सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग सुनते तो हैं लेकिन इसको जान नहीं पाते हैं कि ये है क्या। चंदन सर, आप फैक्टर की बात कर रहे हैं। जी। तो हमारे लिसनर व्यूअर को थोड़ा समझाइए कि ये फैक्टर क्या होता है। कि नहीं मनोरमा? मेरी एक सिस्टर थी, उसके बेटे में था जो आज वो धरती पे मतलब इस दुनिया में नहीं है। मरीजों के साथ अपने मरीज को लेके और अन्य मरीजों को लेके एक संस्था बनाए हम लोग, उसमें सेवा कर रहे हैं। और 11 मरीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज हम लोग के पास 300 प्लस मरीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर चैप्टर से अंजू वर्मा जी और चंदन कुमार वर्मा जी, जो एक NGO चलाते हैं जो हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी पे काम कर रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोगों ने भी याद किया। सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग सुनते तो हैं लेकिन इसको जान नहीं पाते हैं कि ये है क्या। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कहीं भी कट फट जाता है लड़कों को, तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हीमोफीलिया का लक्षण है। तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। जी। इसके होने के और भी कोई कारण हो सकते हैं? नहीं, इसके होने के लक्षण कितने होते हैं हीमोफीलिया में। जैसे कुछ बच्चों ने जन्म के बाद अगर उनकी नाभि काटी जाती है तो वहाँ से ब्लड का जो है रिसाव बढ़ता रहता है, और उससे पता चलता है कि ये भी हीमोफीलिया के एक लक्षण है। दूसरा, कहीं बच्चा 2 महीने 3 महीने को होने के बाद से उसके शरीर पे काले काले निशान पड़ेंगे और नीले नीले वो निशान होंगे, जिससे वो गांठ की तरह होगा, वो भी एक हीमोफीलिया का लक्षण है। कुछ बच्चों में साल भर के जब बच्चे चलने लगते हैं तो उनको इंटरनल यानी घुटना उनका जो है, या कहीं पे जोड़ पे चोट लग गया या कहीं गिर पड़ गया, हल्का सा भी कहीं चोट लगा तो वो वहाँ से सूजना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरह से हीमोफीलिया का लक्षण है। कुछ बच्चे खेलने में बहुत जैसे कि छोटे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, तो अगर कहीं उनके मुंह में कहीं चोट लग गया या कहीं भी कट फट गया तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ये भी एक तरह से हीमोफीलिया का लक्षण है। जी। अच्छा अंजू जी, हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर चैप्टर, ये NGO शुरू करने का ख्याल कहाँ से आया? मैं बता दूं, हम पति पत्नी आज आपके कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। हमारा खुद का बेटा हीमोफीलिया से ग्रसित है, और ये मेरी फैमिली हिस्ट्री है। अगर माना जाए तो ये मेरा चौथा पीढ़ी चल रहा है। पहले मम्मी के मामा को था, फिर मेरे मामा को था, फिर मेरे मौसी के बच्चों में, और फिर ये मेरे बच्चे में है। मेरी एक सिस्टर थी, उसके बेटे में था, जो आज वो धरती पे मतलब इस दुनिया में नहीं है। वो इस बीमारी से ही ख़त्म हो गया, और आज मेरा बेटा 17 साल का हो गया है, और मैं 17 साल से हीमोफीलिया मैं खुद से वो बीमारी देख रही हूँ, हर 24 घंटे उसको झेल रही हूँ। तो मुझसे बेहतर कौन जानेगा। जी। यानी हीमोफीलिया चैप्टर की जो शुरुआत हुई, तो आपने सोचा कि जो मेरे पे गुजर रही है वो किसी और पे ना गुजरे। जी। हम लोगों बच्चे के इलाज के लिए जब लखनऊ बनारस जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो हम लोग देखते थे हम लोग की तरह बहुत से मरीज इस तरह से परेशान है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, बहुत गरीब फैमिली के हैं। तो उनको लोग को भी हम लोग देखते थे ऐसा दर्द हो रहा था। हम लोग सोचे कि ऐसे बच्चे गोरखपुर आसपास भी होंगे, क्यों ना हम लोग वहाँ पे एक संस्था बनाए, जैसे मरीजों के साथ अपने मरीज को लेके और अन्य मरीजों को लेके एक संस्था बनाए हम लोग, उसमें सेवा कर रहे हैं। और 11 मरीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज हम लोग के पास 300 प्लस मरीज है। यहाँ पे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज है।
इलाज होता है, बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पे फाइटर्स भी आते हैं, सरकार द्वारा फ्री में फाइटर्स आते हैं, मिलते हैं। परंतु हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए मरीजों की संख्या पता चले कि हमारे गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर के आसपास कितने मरीज हैं। और इसके लिए हम लोगों ने बुद्धा हॉस्पिटल में डॉक्टर एस सी कौशिक की मदद से IMA सीतापुर अस्पताल में एक मासिक बैठक करते हैं। उससे भी जागरूकता का एक कार्यक्रम होता है। और फेडरेशन से हम लोग, हीमोफीलिया फेडरेशन से हम लोग का एफिलिएशन भी हुआ है। और फेडरेशन द्वारा हमारे बुद्धा हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया है, जहाँ पे निःशुल्क हम मरीजों का इलाज करते हैं। वहाँ पे हमको फेडरेशन से फैक्टर्स आते हैं, मगर मरीज़ 300 से ज़्यादा हमारे पास है, फैक्टर्स कम आते हैं। फिर भी उसी में कुछ ना कुछ इलाज किया जाता है। बाकी मेडिकल कॉलेज तो हमारी मदद करता ही है। चंदन सर, आप फैक्टर की बात कर रहे हैं। जी जी। तो हमारे लिसनर व्यूअर को थोड़ा समझाइए कि ये फैक्टर क्या होता है। है कि नहीं मनोरमा? फैक्टर्स मतलब इंजेक्शन। हमारे शरीर में 13 ब्लड होते हैं। जब उसमें कोई ब्लड 7, 8, 9 ये कम होता है तो उसको कहते हैं फैक्टर्स। जो उस कमी को पूरा करता है इंजेक्शन, इसी बीमारी कहते हैं हीमोफीलिया। इसका इलाज यही है, अगर किसी को ब्लीड हो गया तो अगर उसको 8 की कमी है, 9 की कमी है, 7 की कमी है, तो ये सब लगाया जाएगा तो ब्लीड उसका तुरंत रुक जाता है। अच्छा। मगर ये दवा सिर्फ 24 घंटे या 30 घंटे तक कारगर होती है। उसके बाद मरीज को फिर आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं चोट पोट लगने पे भी ब्लड होता है, ब्लीडिंग होती है, नहीं भी लगने पे भी ब्लीडिंग होती है। ऐसा? हाँ। और इसमें सबसे खतरनाक है इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल तो दिख जाता है, आदमी को समझ में आता है यहाँ से ब्लड बाहर आ तो इंजेक्शन लगवा दे। इंटरनल हो गया तो नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, पेट से ब्लड, लैट्रिन बाथरूम से ब्लड, और सर में ब्लड अगर आ गया, ब्लीड हो गया, उसका इलाज नहीं हुआ, बचना तो मुश्किल है। ऐसे कई मरीज के साथ हो चुका है। तो चंदन जी, ये जो आप फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये आपको कहाँ से मुहैया होते हैं? ये सरकार द्वारा फ्री में आता है सभी मेडिकल कॉलेज में जी। जैसे यूपी में 26 मेडिकल कॉलेज में ये फैक्टर्स आते हैं, PGI द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और हम लोग जो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर खोले, उसमें हमको फेडरेशन थोड़ा सा दान की तरह देती है। जी जी। दान की तरह उनको भी कहीं दान में मिलता है, तो हम लोग को थोड़ा सा दान में देती है। कुछ आप लोग भी सेवा करिए। और देती है, सोसाइटी को नहीं है, ये मैम ज़रूर नोटिस करिएगा। सोसाइटी को कोई फैक्टर नहीं मिलता है। ये फैक्टर सिर्फ STC हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर को, यानी किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के ही माध्यम से ये संस्था STC खोला जा सकता है, तभी वो HFI वो फैक्टर देगा। सोसाइटी को नहीं मिलता। हाँ, सोसाइटी का सबसे बड़ा इसमें यही कार्य होता है कि हम STC कहाँ पे बनवाएं, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनवाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में बनवाएं। तो बस सोसाइटी ये काम करती है कि STC कहाँ पे बनवाया जाए, तभी फेडरेशन बस सोसाइटी को फैक्टर नहीं देता है। फैक्टर हमेशा एक डॉक्टर्स और एक हॉस्पिटल के ही अंदर रहेगा। जी जी। नेहा, अंजू जी, आप एक इतनी गंभीर बीमारी पे एक बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं, तो सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है? नहीं मैम, अभी तो मुझे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, और मैं विनती भी करना चाहती हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ। और आप लोग भी इसमें मदद करिए कि मैं उन तक कैसे पहुँचूँ। मेरे एक बेटे की नहीं, मैं 300 बच्चों को लेकर चल रही हूँ। तो मेरी एक मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, ताकि हमारे ऐसे बच्चों के लिए कुछ करें और कुछ बड़ा करें। जी जी, ज़रूर। अच्छा अंजू जी, शुरुआत कितने पेशेंट से हुई थी और अभी कितने पेशेंट्स हैं आपके पास? मैम, जब मैंने संस्था तो बाद में सोचा था, इससे पहले तो मैंने अपना और बच्चे को और हस्बैंड, हम तीनों ये सोच रहे थे कि पहले सुसाइड ही कर ले, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन रहा। हर दिन बच्चे को इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग से हर दिन गुजरना पड़ता था, और जो इनको इंटरनल ब्लीडिंग में जो पीड़ा होती है ना, वो एक जानवर जैसे चिल्लाता है, उस तरह से उसका दर्द सामने दिखता है। और जब 12-12 रात, 15-15 रात जब सोते नहीं हैं, तब हमको लगता है, मैं माँ होकर 9 महीने अपने कोख में पालकर मैं भगवान से यही विनती करती हूँ, भगवान इसको मुक्ति दे दो, पर इस तरह उसको तड़पाओ नहीं। फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हम कहीं कर्म खराब किए हैं, और इस तरह बच्चे को भगवान मुक्ति दे दो। मतलब एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चे के लिए जो माँ जीवन मांगती है, उस ऐसे बीमारी को देख के हमें मौत मांगना होता है। तो मैंने एकदम ज़िंदगी से मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी, और फिर मैं ये सोचती थी मैं कैसे जीऊँगी इसके साथ, मैं कैसे ये पीड़ा को देखकर भी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर हम दोनों पति पत्नी ने ये हुआ कि हम लखनऊ जाकर हम लोग सुसाइड कर लेते हैं।
लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक अकेले माँ नहीं हूँ, मेरे तरह बहुत सी वहाँ पे औरतें थी जो हमारे गोरखपुर मंडल से गई थी। और जब मैं उनकी पीड़ा देखी, किसी ने कहा मैं 2 साल से हूँ, किसी ने कहा मैं 6 महीने से हूँ, तो मुझे बड़ा सोच में पड़ गई। फिर मैंने ये बात मैं मम्मी को मैंने बताया। मैंने कहा मम्मी मैं तो सोच रही थी कि उस होटल में जाके आत्महत्या कर लूँगी। मम्मी ने कहा तू आत्महत्या कर लेगी क्या? बीमारी भी उसकी भी आत्महत्या हो जाएगी कि नहीं? तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते? कह रहे अरे बेटा तुझे मरना है तो 2-4 ज़िले में कुछ लोग नाम ले सके कि कोई मर गया। अरे बीमारी मर जाए तब बड़ी बात है, तो कुछ कर। तो मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, इन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत साधारण, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं एक घरेलू जो गृहिणी होती है मैं उस तरह की थी। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं पूरा सपोर्ट करूँगा तुम्हें और जो करना चाहो करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 11 पेशेंट से स्टार्ट किया था। तब मैं केवला सुंदर पीजी कॉलेज में करती थी जो यादव टोला में, तो वहाँ पे पेशेंट 11 से फिर 21 हुए। फिर कुछ पेशेंट को वहाँ आने जाने में बड़ा दिक्कत होता था। 2019 में मैं डॉक्टर एस सी कौशिक साहब से मिली जो वो IMA के प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा सर, मैंने उनसे जब मुलाकात, उन्होंने कहा बताइए क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अवेयरनेस करने के लिए आपको जो हॉल चाहिए मैं वो हॉल आपको दे देता हूँ। आज भी मैं उस IMA हॉल में डॉक्टर की अगर प्रोग्राम होती है तो उनका प्रोग्राम कैंसिल करके पहले वो मेरे प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। और आज मैम मेरे पास 11 पेशेंट से स्टार्ट किया था, आज के डेट में देखा जाए तो 300+ पेशेंट हैं हमारे पास। और सारे पेशेंट मेरे सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं इनके लिए कुछ इतना बड़ा करूँ कि जो मैंने सोचा था वो कोई और पेशेंट ना सोचे या कोई और बहन ना सोचे। जी जी। अच्छा अंजू जी, ये जो आपकी जो सोसाइटी है जो हीमोफीलिक पेशेंट्स के लिए काम कर रही है, तो जो ऐसे पेशेंट हैं वो आप तक पहुँचे कैसे? मैम पहले तो पेशेंट हम लोग जब BRD में एडमिट होते थे तो हम लोग 3 दिन 4 दिन रुक कर वहाँ पे एडमिट होते थे। तो ये होता था कि ज़्यादातर हमको पेशेंट ऐसे मिलते थे जो इनकी फैमिली हिस्ट्री होती थी, तो कुछ ऐसे मिलते थे। लेकिन मैंने इतना गोरखपुर में काम किया हीमोफीलिया पे, हम पति पत्नी ने एकदम जी जान लगा कि बहुत ज़्यादा इस पर हम लोगों ने काम किया, अवेयरनेस। फिर उसके बाद से पेशेंट बढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते थे तो हमें कहीं ना कहीं पेशेंट BRD भी सपोर्ट करता था कि आप जाओ, आप इनसे एक बार बात कर लो, देखो आपको क्या हेल्प मिलता है। तो BRD से भी काफ़ी पेशेंट फ़ोन करने लगे। उसके बाद से मैंने जब इतना काम किया तो हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया में मतलब वहाँ तहलका मच गई कि अंजू वर्मा ने मतलब गोरखपुर में इतना बड़ा कार्य, उन्होंने तुरंत मुझे अफिलिएशन के लिए उन्होंने बुलाया। और जब हम लोग को अफिलिएशन मिला तो वाकई में मेरे पाँव तले ज़मीन नहीं थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं एक छोटी सी मतलब एक घरेलू औरत, और इतना मैंने काम किया कि मुझे फेडरेशन तक मुझे बुलाया गया। और जब मैं दिल्ली में गई वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पे तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। और वहाँ के जो चैप्टर के भी लोग थे जो सीनियर मुझसे थे, उनको भी बड़ा नाराज़गी थी कि इनको 2.5 साल में कैसे एफिलिएशन मिल गया। तो बहुत कुछ ज़िंदगी में अगर ईश्वर ने कुछ दुख दिया तो बहुत सुख भी दिया। तो जब मेरा एफिलिएशन हुआ तो फिर वो गूगल पे, अभी आप हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया जब भी आप सर्च करोगे उसमें नॉर्थ रीजन में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में कितने चैप्टर हैं, नॉर्थ में मतलब आपके उत्तर में कितने चैप्टर हैं। तो उसमें मेरा भी आएगा और इससे पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं बड़ा आसानी से। यानी सर्च करते हैं जी 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 वेबसाइट के माध्यम से। जी जी जी। और ऐसे भी तो होता होगा कि आपको जानने वाले लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं कि हमारे जानने पहचानने में ऐसे लोग हैं। तो अभी किस तरह का आप सपोर्ट सरकार से और जो भी जनता है उनसे आप चाह रहे हैं? हम लोग मुख्यमंत्री जी को अपने संस्था बुलाना चाहते हैं। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात कैसे नहीं पहुंच रही है, यही मैं जिससे भी मिलती हूँ मैं यही कह रही हूँ कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संस्था पे, हमारे बच्चों पे एक बार अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाएं और ज़रूर वो आए और हमारे बच्चों को हम मुंह से बोल कर नहीं, वो सामने देखें। ये हमारी। अच्छा अंजू जी, किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं आप?
मैम अगर किस तरह के हीमोफीलिया क्या है ये बहुत से फैमिली में लोगों को नहीं पता है। जैसे अभी हमारे पास एक हफ्ता पहले एक बच्चा आया था, वो 24 साल का हो गया था और वो विकलांगता में चला गया था। जब उसका ऑपरेट हुआ तो खुद डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैडम देखिए ये बात है, कैसे क्या होगा। तो हमने कहा आप उन्हें पहले हीमोफीलिया जाँच करवाइए। तो उन्होंने जब जांच करवाया तो वाकई में वो हीमोफीलिया ए था। तो मैंने उनका तो ट्रीटमेंट किया। मैंने पूछा आपके फैमिली में किसी को, तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन धीरे 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 खुलता गया और पता चला कि उनके अभी 2 भांजे हैं, उनको भी हीमोफीलिया है। और पता कैसे चला कि उसका घुटना जो है बड़ा हो गया है। मैंने कहा उसका जांच करें, नहीं अभी उसका जांच नहीं हुआ है। तो हम इस तरह का अवेयरनेस करते हैं कि हर लोग जाने कि हीमोफीलिया क्या है। जो इस बीमारी को लेकर बहुत से डॉक्टर, जैसे गांव में ही आप देख लीजिए कि डॉक्टर के पास गए, अरे नहीं ये दवा वो दवा ये दवा करके, और जब एकदम केस ख़राब हो जाता है तो फिर डॉक्टर भी उसके लिए हाथ जोड़ लेता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे गांव में आप देखा जाए तो इसका झाड़ फूँक हो रहा है, इसमें टोना जादू के भी। तो हम लोग ये अवेयरनेस ऐसा करना चाहते हैं कि अगर वो लक्षण दिखाई दे तो या तो अपने नज़दीकी सोसाइटी या तो किसी अच्छे शहर में डॉक्टर को ज़रूर वो संपर्क करें, ताकि उनको, और मतलब पैसे कहीं जाने से कुछ कर्जदार हो जाते हैं, कुछ ज़मीनें बेचें। मतलब इतना मैंने 5 साल से ऊपर मैं काम कर रही हूँ, बहुत कुछ मैं फेस कर रही हूँ। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक अवेयरनेस के ही माध्यम से हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि हीमोफीलिया। चंदन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर लक्षण की जैसे बात हो रही है तो सबसे बड़ा यही है कि मरीज पहचान नहीं पाता है कि कौन सी बीमारी है। तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण यही होता है, अगर जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाभि जो काटी जाती है, कुछ बच्चों को तो इससे पता चल जाता है ब्लड रुकता नहीं है। अच्छा, नाभि डॉक्टर जान जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, खेलता कूदता है, जगह जगह उसको चोट लगता है, तो जहाँ जहाँ चोट लगता है सूजन हो जाता है। ठीक है, नीले नीले धब्बे अपने आप ही उनके काले काले निशान पड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर सर में चोट लगा तो गुठली टाइप का हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चा खेल रहा है, दांत मुंह में कहीं चोट लग गया तो ब्लड बहने लगता है, रुकता नहीं है। ठीक, उसके बाद से जब बच्चे बड़े होते हैं, जब खेलते कूदते हैं, उनके घुटने इतने इतने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग बोले ना खतरनाक होता है, वही अंदर जम जाता है। तो इस टाइप के लक्षण ही दिखते हैं। इंटरनल तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, एक्सटर्नल में दिख जाते हैं। हालांकि हम लोग भारतीय चिकित्सा संघ हम लोग का बहुत मदद करती है। उसकी वजह से शहर के जाने वाले डॉक्टर लोग भी जानने लगे कि हीमोफीलिया क्या है। तो पहले जो दूसरा ट्रीटमेंट कराते थे, अब सही ट्रीटमेंट कराने लगे हैं, तुरंत जांच करवा लेते हैं। तो IMA में काम करने से हम लोग को एक फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा हम लोग का सपोर्ट मिला है कि अब डॉक्टर्स लोग भी जान जाते हैं। किसी मरीज को दिक्कत होगा तो भाग कर डॉक्टर पास ही जाता है। डॉक्टर को पता चल जाता है, तुरंत हमारे सोसाइटी पे लोग भेजते हैं। अंजू मैम, आप अपने बच्चे के साथ रह रही हैं जो हीमोफीलिया है, उनको कैसे वो सामान्य जीवन जी सकते हैं ऐसे लोग? क्योंकि जीवन तो बहुत अमूल्य है और वो पूरे जिंदगी भर अपने आप को इस बीमारी के साथ रखते हुए कैसे एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं? सर, सबसे पहले तो बच्चे को हमें बीमार नहीं करना है। इस बीमारी को हम बीमारी ही ना समझें, क्योंकि बच्चे के अगर दिमाग पे वो बात पहुंच गया तो वो बीमारी समझ गया कि क्या बीमारी है, तो वो अंदर से वो खुद होपलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले माँ बाप को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि बेटा तुम एक नॉर्मल बच्चे हो, तुम अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। तो सबसे पहले हम बच्चे को इस तरह से हम लोग अंदर उसके उत्साह डालते रहते हैं ताकि वो कभी बीमार ना हो। दूसरी चीज़, जब बच्चा ये जानता है कि हाँ हमें इस चीज़ से बहुत आज़ादी है, तो वो खुद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है इस बीमारी में, जैसे बहुत से फैमिली में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अरे मेरा बेटा गिरे ना, मेरा बेटा खेले ना, मेरा बेटा, तो वो बच्चा धीरे धीरे वो उसके दिमाग में ये चीज़ होता है कि मतलब मुझे इस चीज़ से बचाया जा रहा है। लेकिन जब वो 5 साल का होता है तो उसे भी पता चलता है कि मेरे खेलने से ये चीज़ हो सकता है। तो बचाव तो करता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाता है कि हाँ बीमार है। तो हमें पहले उसे दिमाग से बीमार नहीं करना है सबसे ज़्यादा। अच्छा अंजू जी, ये कोई काउंसलिंग है, ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई थेरेपी भी काम करती है इसमें? हाँ मैम, इसमें थेरेपी सबसे ज़रूरी है। अगर हमारे बच्चे को विकलांगता से बचाना है तो इसमें थेरेपी सबसे ज़रूरी है। और थेरेपी भी हम आम बच्चों की तरह नहीं दे सकते हैं। इनको थेरेपी हम तभी देंगे जब हमारे पास फैक्टर 8 या फैक्टर 9 होगा।
फैक्टर पहले लगने के बाद से इनको 5 मिनट रेस्ट कराया जाता है, फिर उसके बाद से इनको हम थेरेपी देते हैं ताकि इनको कहीं पे प्रेशर अगर पड़ता है तो वो ब्लीड ना करे। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी से पहले उसका फैक्टर होता है। अगर फैक्टर हमारे पास है तो बच्चा एकदम नॉर्मल वो ज़िंदगी जी सकता है। और शायद जो विकलांग बच्चे आज के डेट में देखा जाए तो 12 से 10 साल की अवस्था में, मैंने सर को भी बताया था कि सर एक बार हमारा प्रोग्राम आप देखिए, उसमें आप देखेंगे 12-13 साल की अवस्था में जाते जाते बच्चे विकलांग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैक्टर नहीं है। अगर मेरे पास फैक्टर होगा तो इनको समय से फिजियोथेरेपी मिलेगा, फैक्टर मिलेगा, तो ये विकलांगता बहुत कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी। जी। अच्छा रुथ सर, जैसे मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जैसा कि अंजू जी ने कहा कि ये जन्मजात बीमारी होती है, तो क्या ऐसे लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते होंगे? मैम अब तो मुझे तो अब लगता है कि संस्था बनाने से अब हर अगर बहनों को देखिए ना तो आप चेहरे पे एक खुशी देखेंगी। बट यही 5 साल 6 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएंगे ना तो ये ज़िंदगी इतना दर्दनाक होती है। मैंने खुद अपनी कहानी इस कैमरे के सामने आप लोग के सामने मैंने बयां किया। अगर कुछ लोग ऐसे ही खड़े होकर आए समाज में जी, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, तो सबसे बड़ा अभी बोले ना कि उनके दिमाग को मजबूत किया जाए कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। और सरकार या प्राइवेट संस्था अगर हमारी मदद करे, जैसे इनका मुख्य जरूरी है इंजेक्शन। इंजेक्शन अगर मरीज को मिलता रहे तो थेरेपी करता रहेगा तो एक विकलांग नहीं होगा, एक सामान्य नॉर्मल लाइफ जी लेगा। अगर सुबह इंजेक्शन लगा लिया है तो किसी भी काम पे जा सकता है, ड्यूटी पे जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैम अब देखा जाए तो अब हीमोफीलिया बहुत अच्छी लाइफ अपना जी रहे हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। अभी जो मेरा ही बेटा है, शायद हम महाभारत रामायण या कोई स्टोरी देखेंगे तो मैं जब तक देखूंगी तब तक वो याद रहेगा, लेकिन इनका जो दिमाग होता है अन्य बच्चों से बहुत तेज होता है। जैसे कहते नहीं है कि भगवान चांद अगर बहुत खूबसूरत है तो इसमें दाग है, तो बस ये हीमोफिलिक बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक तरह से वो चांद है लेकिन ये बीमारी एक दाग है। उन लोग का ब्रेन बस स्मार्ट होता है, बहुत तेज होता है। और अब तो बच्चे इतना एक्टिव हो गए हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो बीआरडी में लड़का है वो MBBS कर रहा है। मेरा ही बेटा वो बोलता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। तो ये चीज़ क्या है, फेडरेशन के अध्यक्ष भी हीमोफिलिक है। हाँ, हमारे फेडरेशन क्या जितने भी चैप्टर हैं वो एक हीमोफिलिक फैमिली से ही कर सकते हैं। हम सोसाइटी तभी बना सकते हैं जब हमारे फैमिली में ये बीमारी हो, उनको दर्द बस क्या दर्द होता है, ये चीज़ दर्द होता है। अच्छा अंजू जी, इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंजेक्शन, तो क्या कीमत होती है इसकी? क्या ये आम जो एक मध्यम वर्गीय लोग हैं क्या उनकी पहुंच के अंदर होता है ये? नहीं मैम, ये सबसे महंगा, अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये सबसे महंगा इलाज है जी। अगर एक पेशेंट को अगर आप मान लीजिए कि उसको महीने में 8 से 10 बार ब्लीडिंग हो रही है तो उनका वेट के हिसाब से फैक्टर लगना है। और फैक्टर हमारा कम से कम 4,4200 का होता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, जो ये फैक्टर 4,000 का जो होता है वो ये नहीं है कि 1 महीना अगर हमने एक इंजेक्शन लगा दिया तो 1 महीना अगर वो रिलीफ है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ये फैक्टर सिर्फ 2 से 3 दिन ही कार्य करेगा। तो आप ये बताइए कि एक नॉर्मल इंसान अगर जिसकी तनख्वाह 6,000 होगी तो वो 4,000 का इंजेक्शन कहाँ खरीद के रखेगा? वो भी महीने में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन लगने हैं। तो ये तो मैं सरकार को मैं खुद धन्यवाद करती हूँ कि ये जो हमारे बच्चों के लिए जो फैक्टर है जो निःशुल्क कर चुके हैं, ये हमारी जो है दुआ जो है ना, कहते नहीं है कि सरकार ने इतनी फैसिलिटी किया है, नहीं तो हम तो अपने बच्चे को या तो कटोरे लेके खड़े हो जाते या तो फिर हम लोग अपने बच्चे को मार ही देते और खुद भी मर जाते। तो ये बहुत महंगी इलाज है, ये करना एक तरह से बहुत कठिन है हमारे लिए। सरकार ने बहुत अच्छा किया जो निःशुल्क किया है। इसके ट्रीटमेंट में 1 पैसा खर्चा नहीं लगता है, सब कुछ निःशुल्क है। और फैक्टर भी पर्याप्त है। और इसमें फेडरेशन भी जो हम लोग को देता है वो भी निःशुल्क ही किया जाता है, 1 रुपया नहीं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज में। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये हमारे बच्चों का दिन होता है, तो
मुझे बहुत अच्छा लगा आज विश्व हीमोफीलिया दिवस पे मुझे यहाँ पे मौका मिला। आप लोगों को और भी इस बार हम धन्यवाद। लोग ने विश्व हीमोफीलिया दिवस गोरखपुर बाबा राघव 10 मेडिकल कॉलेज में मनाया है पूरे टीम के साथ, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा सौभाग्य था। और जाते जाते मेरा मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन है कि एक बार वो हमारे ऐसे मरीजों को अपना आशीर्वाद देने जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैम और चंदन सर स्टूडियो में आने के लिए और हीमोफीलिया के बारे में इतनी बारीकियों से बताने के लिए, है कि नहीं मनोरमा? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि हीमोफिलिक जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए आप देवतुल्य ही हैं और मैं भी यही कामना करूंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और उनकी मदद आपकी सोसाइटी को ज़रूर मिले। तो अगले किसी और एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आरजे रुद्र, आरजे मनोरमा जी को विदा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। और हाँ, ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।